नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मामला अब पूरी तरह से गर्मा चुका है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं जब दिल्ली के लोग 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डालेंगे। आज पहली बार जब मामला गरमाया तो आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में चुनावी रैली की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। यूं तो अगर मोटे तौर पर देखें तो दिल्ली में शाहीन बाग, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ये तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली में सर चढ़कर बोल रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस पर लेकर जो है जवानी जंग चल रही है, डिबेट हो रही है। लेकिन इस सबके बीच एक और अहम बात है दिल्ली के चुनावों की, और वो अहम बात है मुफ्त की राजनीति। जी हां, मुफ्त के वायदों की राजनीति। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में दरअसल अरविंद केजरीवाल की 5 साल की जो सरकार थी उसमें कई चीजों का मुफ्त का ऐलान किया गया था, और चुनाव आने से पहले भी इस तरह के ऐलान जो है और बढ़ गए। और हमने देखा कि इसके मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस ने जी अब अपने जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें मुफ्त के वायदों की झड़ी लगी हुई है। वैसे ये पहला मौका नहीं है। देश की राजनीति में हम हर जगह पर देखते हैं। अगर आप दक्षिण में चले जाएंगे तो खास करके साउथ की राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में, आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये एक पुरानी प्रथा है कि जब मतदाताओं को, वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की कई चीजों का देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली बाकी राज्यों से कुछ अलग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गरीबी का प्रतिशत जो है वो बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ पर गरीबों का प्रतिशत है वो कम है। साथ साथ ये भी माना जाता है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर दिल्ली में मुफ्त के वायदों की झड़ी लग रही है तो इसके क्या मायने हैं, इसको समझना जरूरी है। और दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए नजर डाल लेते हैं जो तीनों प्रमुख पार्टियों की दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो जो तीनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र, अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए, उनमें मुफ्त की जो राजनीति है वो कहां कहां कैसे दिखाई दे रही है, कुछ बिंदुओं में उसे समझ लेते हैं। आइए देखते हैं हम आपको इन संकल्प पत्र के जरिए। बीजेपी का संकल्प पत्र देखिए। 2 रुपए किलो प्रति आटा जो है, आटा मिलेगा 2 रुपए की दर से। कहा कि बेहतरीन आटा जो है ये। साथ साथ इसके अलावा कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी मुफ्त में। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी, बीजेपी ने वादा किया। 9वीं कक्षा की गरीब छात्राओं को मुफ्त में साइकिल मिलेगी। यह भी बीजेपी का एक बड़ा वादा है जो बीजेपी ने किया है। गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी में 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, सरकार देगी। ये बीजेपी का वायदा। हर परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए सुनिश्चित करेगी। ये भी बीजेपी का वायदा है। जो फ्रीबीज की हम जो बात कर रहे हैं उसमें से ऐसे कई वायदे हैं। अब आइए देख लेते हैं आम आदमी पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या अहम बिंदु हैं। आम आदमी पार्टी हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, जो पहले भी दे रही है, ये जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त मिलेगी। 20,000 लीटर तक जो मुफ्त पानी जो है वो भी जारी रहेगा। ये भी आम आदमी पार्टी ने जो है वो वायदा किया है। डीटीसी बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त है और ये मुफ्त यात्रा जारी रहेगी, ऐसा भी कहा गया है। दिल्ली में जन्म लेने वाले को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जी हाँ, जो दिल्ली में जन्म लेगा उसे 12वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा वादा किया है। हर परिवार को मुफ्त और अच्छा इलाज मिलेगा। ये भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वादा है। अब आइए जरा देख लेते हैं कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में मुफ्त वादों की झड़ी क्या है। एक कदम आगे बढ़ गई आम आदमी पार्टी से कांग्रेस। कहा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। जी हां, 300 यूनिट तक। और इतना ही नहीं, 20,000 लीटर से कम पानी खर्च करने पर कैशबैक भी मिलेगा। आप सोचिए कि ये कैशबैक आप जो है मार्केटिंग में सुनते थे, अब ये राजनीति में भी उतर आया है। कैशबैक मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा होगी। कांग्रेस ने यह वादा किया है कि वरिष्ठ नागरिक मुफ्त में यात्रा करेंगे। लड़कियों के लिए नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा। जी हां, शिक्षा के लिए कोई पैसा खर्च नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता भी देगी कांग्रेस, उसने ऐसा भी वायदा किया है। साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन 5,000 रुपए की जाएगी, यह भी कांग्रेस का एक वादा है। तो इस तरह से जो फ्रीबीज की हम बात कर रहे हैं, मुफ्त की जो राजनीति की बात करें, उसके अहम वादे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो 2 सवाल दो टूक में उठाऊंगा वो आपके सामने आ रहे हैं। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल, दो टूक का आज का पहला सवाल। दिल्ली चुनाव में बढ़ चढ़ कर लग रहे हैं
मुफ्त के वायदे कितने जायज, मुफ्त यानी मुफ्त राजनीति, जो मुफ्त वायदे जो हैं वो कितने जायज हैं, मेरा आज का पहला सवाल है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। दो टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल, क्या मुफ्त योजनाओं के वायदे ही दिल्ली में जीत की गारंटी बन गए हैं? यह मेरा आज का दूसरा सवाल है। तो दो सवाल और तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। परिचय करवा दूं, मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान दीपक झा जी हैं। दीपक झा जी कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ तीसरे मेहमान रविंद्र कोचर जी हैं। रविंद्र कोचर जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राजीव जेटली जी, आपसे इस डिबेट को शुरू कर रहा हूं। राजीव जेटली जी, आप तो कहते थे कि आप की तरह राजनीति नहीं करेंगे, आपकी राजनीति, मुफ्त की राजनीति ठीक नहीं है। अब हम देख रहे हैं बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी ऐसे बहुत सारे वायदे कर दिए गए हैं। हालांकि आपके संकल्प पत्र में नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी जी तो हर जगह ये भी कह रहे हैं कि जो फ्री की यूनिट जो मिल रही है, बिजली मिल रही है, उससे ज्यादा हम देंगे। तो ये फ्री के चक्कर में आप कैसे पड़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मुफ्त की राजनीति नहीं करना चाहते। मुफ्त की राजनीति का मतलब होता है कि किसी ना किसी तरीके से वोटर को बरगलाना, उन्हें आश्वासन देना, उन्हें ये कहना कि आपको बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, बाकी सभी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। आप ये देखिए कि आप दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं दे सकते, कि लेकिन कब तक देंगे? आपने पानी कहा कि पानी इस लिमिट तक आपको फ्री मिलेगा, इसके ऊपर आपको बिल आएगा। पानी का देखिए, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड का देखिए तो लगभग 160 करोड़ रुपए का जो घाटा था दिल्ली जल बोर्ड को था, आज वो 800 करोड़ रुपए घाटे पर आ चुका है दिल्ली जल बोर्ड। अब आप कब तक उसको घाटे के अंदर रख के सुविधाएं दे सकते? नहीं दे सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म की राजनीति आपको करनी है। शॉर्ट टर्म की राजनीति के लिए कुछ नारे भी देने पड़ते हैं। उन नारों के तहत अगर आप मुफ्त, तो क्या आप लोग भी शॉर्ट टर्म की राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हराना है तो शॉर्ट टर्म की राजनीति उनके ही हथियार से उन पर वार? नहीं, हम दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली नहीं देखना चाहते, क्योंकि दिल्ली अपने आप में दिल्ली नहीं है, दिल्ली अपने आप में देश है। इस दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। दिल्ली का कल्चर पूरे देश के कल्चर से मिलके बनता है। यहाँ पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ का व्यक्ति आकर रहता है, यहाँ बस चुका है। यहाँ के लोगों को हमें एक ऐसी दिल्ली नहीं देनी जिसे झुग्गी दिल्ली कहा जा सके। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, पक्का घर हो, पानी, साफ सुथरा पानी पीने को मिले, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, वहां पर एक अच्छी सिविल सिस्टम हो। ये हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते किसी को कहिए कि आप यहाँ कब्जा लीजिए, यहाँ कब्जा लीजिए, आपका कब्जा नहीं हटने देंगे, आपकी झुग्गी बसा दी जाएगी। ये राजनीति तो लगभग 70 साल से देखते आ रहे हैं। ये डर का और खौफ का माहौल देके कि हम जाएंगे तो आपकी झुग्गी टूट जाएगी। कभी ये नहीं कहा 70 साल से कि हम जाएंगे या हम आएंगे तो आपकी झुग्गी की जगह आपको एक पक्का घर बना करके देंगे। ये खौफ की जो राजनीति है ना, बहुत लंबे टाइम से होती हुई आ रही है, उसका कोई फायदा नहीं। मेरी आज का मुख्य सवाल जो मुफ्त की राजनीति पर है, मैं उसी पर लौटता हूं। रविंद्र कोचर जी, मैंने एक आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट देखा था और उसमें एक वीडियो था। वो वीडियो मुझे देखकर बड़ी हैरानी से हुई। इसलिए हैरानी क्योंकि उस वीडियो में एक महिला बैठी हुई है, बहुत संभ्रांत महिला है। उनके आसपास की अगर आप सराउंडिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो बिल्कुल अपर मिडिल क्लास होता है, अच्छा टीवी लगा है, बहुत बढ़िया जो है उनका फर्नीचर है जिसपे वो बैठी हैं, और वो बड़ी खुशी से कह रही हैं कि मेरा जो बिजली का बिल जो है वो महज जो है 200 रुपये आया, तो मैं इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दूंगी। सवाल ये कि ये कौन सी नई राजनीति है? मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं दिल्ली के बॉर्डर पर रहता हूँ, और अगर घर में एसी चलता है, घर में हम लोग अगर गीजर इस्तेमाल करते हैं तो मोटे तौर पर 3 से 4 हजार रुपए बिजली का बिल देते हैं। और मुझे लगता है कि एक उपभोक्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है, एक नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है, अगर मैं घर में एसी चलाऊंगा तो मुझे उसके लिए बिजली का बिल भी देना चाहिए। पर इस तरह की कौन सी आप संस्कृति शुरू कर रहे हैं जिसमें संभ्रांत पैसे वाले कह रहे हैं जी मैं तो 200 रुपए बिजली का बिल देता हूँ इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा? देखिए सर, पिछले 70 साल की राजनीति में इन दोनों पार्टियों ने देश को लूटा है। देश को लूटने के साथ साथ अरविंद जी ने यही तो कहा है, क्या गलत किया दिया? अरविंद जी ने यही कहा है कि हम जनता के टैक्स के पैसे से उनको वापस लौटा रहे हैं, जनता का टैक्स का पैसा वापस लौटा रहे हैं। चाहे वो मुफ्त पानी के उसमें ले लीजिए, चाहे वो बिजली के ले लीजिए, चाहे फ्री यात्रा ले लीजिए, चाहे वाईफाई ले लीजिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे ले लीजिए। आज दिल्ली में तो आए ही नहीं, वाईफाई को छोड़ दीजिए, वाईफाई की बात अभी ना करें क्योंकि वाईफाई आए ही नहीं जो वादे किए गए थे। सर, मेरे घर के सामने मैं लक्ष्मी में रहता हूँ, कम से कम 50 यूनिट वाईफाई की लग चुकी हैं, वो जो चालू है। आम आदमी पार्टी के नेता, आपने अपने घर के सामने लगवा लिया होगा
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो जनता दिल्ली में रोज जनता से मैं पूछिए दिल्ली आप। में रोज नहीं, मैं दिल्ली में रोज वीडियो देख रहा हूँ जिसमें लोग अपने मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वाईफाई आ जाए। और मुझे भी याद नहीं, मुझे दिल्ली में कभी फ्री वाईफाई मुझे इस्तेमाल करने को नहीं सर, मिला। दिल्ली सरकार का सीएम फ्री वाईफाई चालू हो चुका है हाँ। और जनता इसका उपयोग कर रही है। हमें बड़ा गर्व है, हम 70 साल की राजनीति का दम तोड़ रहे हैं और जनता के पैसे से, जनता के पैसे से, जनता की गोड़ी कमाई से हमने जेब में ना डाल के और जनता को डिलीवर करना, ये पहली गवर्नमेंट है, ऐतिहासिक बात है कि पहली गवर्नमेंट है 70 साल में जिसने गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है ठीक जनता है। को। पर रविंद्र जी, मेरा इसमें दो चीजें हैं। एक तो अभी जल बोर्ड की घाटे की बात राजीव जी ने करी, मैं ये भी बता दूं डीटीसी की अगर बात करते हैं, डीटीसी की जो बेड़ा है हम देख रहे हैं बहुत खराब स्थिति है, डीटीसी के पास नई बसें नहीं है, 2000 करोड़ रुपए के डीटीसी घाटे में है। तो सवाल है कि इस तरह की राजनीति कितनी जो है इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी कि जो संस्थाएं वो घाटे में चलते रहे, आप उनको जो है फ्री में इस तरह की चीजें करते रहे। ये भी तो राजनीति में बड़ा वायबल नहीं ना, ये अर्थनीति जो है ये बहुत वायबल नहीं है ना देश के लिए। सर रेवेन्यू दिल्ली का है, जो इससे भविष्य में पीछे की गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, आज जो रेवेन्यू है दिल्ली की सरकार के पास वो इनसे कहीं बढ़कर है। उस रेवेन्यू को बढ़ाने का अब एक फ्री डिलीवरी कर रहे हैं हम, उन जनता के टैक्स के पैसे से फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, जनता को सुविधाएं दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है तो बड़े गर्व की बात है दिल्ली के लिए कि दिल्ली का सीएम बड़ा ईमानदार, बड़ा अगर रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है तो फिर मेरा मानना है कि डीटीसी का बेड़ा बढ़ा देना चाहिए, लोगों को साफ पानी मिल जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कहें कि हम लोग जो है 100 रुपए का बिजली का बिल या पानी। भविष्य में प्रायोरिटी हमारी आता हूं सर, मैं आता हूं सर। दीपक झा जी, कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़ गई, मतलब वो कहती है कि 200 नहीं हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। और कैशबैक जो है ये शब्द मैंने कई बार सुना है, शॉपिंग करते वक्त समझ में आता है आप इतना पैसा खर्च कीजिए इतना आपको कैशबैक मिल जाएगा। आप तो कांग्रेस तो पानी पे कैशबैक देने की बात कर रही है, ये क्या है, ये कौन सी मतलब होड़ लगी है एक दूसरे से। देखिए ये बहुत एक अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है कि अगर पानी का वैल्यू आप समझेंगे, जल कितना महत्वपूर्ण है आज जनता को समझना पड़ेगा और अगर हम जल बचाएंगे तभी हमारा कल है। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हमें जल बचाना है, पैसे नहीं है 200 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए कितना कौन बचाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन जल बचाना हमारी पानी के संदर्भ में ये बड़ा जस्टिफाई आपने तर्क दिया कि पानी बचाने के लिए अगर आप इस तरह का इंसेंटिव दे रहे हैं ठीक है, बिल्कुल, पर ये मुफ्त की बाकी योजनाएं नहीं। मुफ्त क्या है, आज जो भी आप काम करते हैं, वो कह रहे हैं 200 आपने जो कह भी दिया हम 300 काम करते हैं, दिल्ली का हर आदमी, देश का हर आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स देता है और टैक्स देता है तो उसका बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा बेसिक चीजें हैं जो कि हर एक व्यक्ति का, चाहे आपने संभ्रांत परिवार का, संभ्रांत परिवार हो, गरीब परिवार हो, मिडिल क्लास हो, सबका उतना ही हक है सरकार की दी हुई वस्तुओं पे। तो इसमें अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा है तो बिल्कुल करेगी, लोगों को फायदा होगा क्योंकि दिल्ली का आदमी पैसा कमाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिजली आपको, क्या यह सिद्धांत है कि बिजली आपको मुफ्त मिलनी चाहिए, पानी मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि आप नागरिक हैं, टैक्स देते हैं तो बिजली आप मुफ्त मिली। मैं शिक्षा की बात मान सकता हूं, शिक्षा का एक बड़ा संदर्भ हो सकता है कि शिक्षा जो है वो मुफ्त होनी चाहिए और जो भी पार्टी जो है शिक्षा के लिए करती है ठीक है, स्वास्थ्य के लिए समझ में आता है, लेकिन बिजली पानी मुफ्त खर्च कीजिए, ये कौन सा तर्क हुआ? आज बेसिक जरूरत है। अगर आप क्योंकि आप एक तरफ पैसे, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इंसेंटिव दे रहे हैं इसलिए कि लोग पानी को बचाएं, लेकिन वही जब बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, पानी आपको मुफ्त मिलेगा, जो मुफ्त चीज होती है उसका लोग कितना आदर करते हैं हम जानते हैं। अशोक जी देखिए आज क्या है, रविंद्र जी, सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सरकार का लक्ष्य होना चाहिए जनता को हैप्पीनेस देना, जनता को खुशी देना, जनता की खुशहाली सरकार का सर्वप्रथम लक्ष्य है। अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जनता से टैक्स तो ले रहे हैं, अपने ऊपर चोरी करके अगर खर्चा करेंगे जैसे कि सरकार कर रही है भाजपा की, देश बदहाली की ओर जा रहा है, पैसे सब बैंक में जमा कर दिए, टैक्स दे दिए, कंपनियां बिक गई, फिर भी देश में पैसे की कमी है। तो पैसे गए तो गए कहां? लेकिन आज पैसे देने के बाद देश में मंदी आ गई। लेकिन मैं दिल्ली की बात करूंगा, तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली की जनता को खुशहाली देंगे, दिल्ली की जनता को अमन, चैन, सुकून, शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली देंगे, तो इसमें बुराई क्या है? लोगों को इसको खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए। हाँ बोलिए रविंद्र जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? हमारे भाई ने बोला कि मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सिंपल सा,
क्या से 70 साल पहले और अब तक दिल्ली में शीला जी रही और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस को तब क्यों नहीं ख्याल आया, क्या ध्यान नहीं आया कि इस तरह की डिलीवर की जा सकती है जनता को सुविधाएं? जी हमने चलिए, आप याद दिला रहे तो हमने पहल की है। आप रविंद्र जी, आप इनको याद दिला रहे तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए थे, अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर लगाए थे कि शीला दीक्षित देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आप उनके साथ जाकर हाथ मिला लिया, उनके साथ आपने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब आप इनको याद दिला रहे तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको भी याद दिला दूं सर, हम कि तो आपने क्या किया था। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। इतने बड़े बेशर्म लोग हैं, झूठ के शहंशाह लोग हैं। एक तो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं देश में, एक झूठों के सरताज नगीना जिसको बोलते ना, हाथों में आप हीरा पहनते तो झूठों के नगीना है अरविंद केजरीवाल। तो जितने झूठे लोग हैं वो इस तरह अरविंद केजरीवाल की पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा, मुझे छोटा सा एक मिनट ब्रेक लेना, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि आपने ये भी आरोप लगा दिया। हाँ, मैं आपको मौका दूंगा रविंद्र जी, क्योंकि झूठों का नगीना क्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जरूर उसको रिस्पॉन्ड करें। और दंगे भड़काने वाले कहा है राजीव जेटली जी को, तो मैं उनको भी मौका दूंगा कि वो अपने बात को काउंटर करें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो फ्रीबीज की बात हो रही है, संदर्भ में एक याचिका भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में लगी है और उसको चुनौती दी गई। कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देनी, ये भ्रष्ट प्रैक्टिसेस हैं इस तरह की फ्रीबीज को, जिसको चुनौती सुप्रीम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई है। 6 मई को इसकी सुनवाई भी होनी है। क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसी पे बात कर रहे हैं। क्या ये जीत की गारंटी और क्या ये सही है, इस पे बात का आगे बढ़ाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अंकल, ये पेन के निब किस चीज से बनती है? ओ विशाल, क्या, क्यों, कैसे, कभी सोचा है तुमने ये सब? गुड्डू इनसे पूछो। दीदी, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? गुड्डू, ये पेन की निब तो स्टील से बनती है, पर स्टील लोहे से बनता है। अब लोहा कहाँ से आता है? धरती से। और सिर्फ स्टील ही नहीं, गाड़ी का पेट्रोल, बिजली के तारों का कॉपर, मोबाइल फोन का जिंक, एयरप्लेन का एल्यूमिनियम, जिंदगी की हर जरूरी चीज धरती से आती है। वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मुफ्त की राजनीति पर बात कर रहे हैं। दिल्ली में तमाम जो अहम पार्टियां, 3 पार्टियां जिनके बीच त्रिकोणीय लड़ाई है, 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उस त्रिकोणीय लड़ाई में सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में मुफ्त की जो राजनीति है वो बहुत बढ़ चढ़ के दिखाई दे रही है। क्या ये जीत की गारंटी है दिल्ली में, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और कितना जायजा है इस पर बात कर रहे हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रविंद्र कोचर जी आम आदमी पार्टी से, दीपक झा जी कांग्रेस समर्थक हैं। राजीव जेटली जी, आप तो दंगे भड़का रहे हैं, उन्होंने कहा, एक तो आप उसका जवाब जरूर दे सकते हैं, मैं रविंद्र जी आपको भी मौका दूंगा 1 मिनट। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जो आपने अपने घोषणा पत्र में जो चीजें कही हैं कि फ्री की आप स्कूटी देंगे बच्चियों को, साइकिल देंगे 9वीं तक क्लास के जाने वाले को, क्या ये भ्रष्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आना चाहिए, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी? देखिए, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, मैक्सिमम जनता जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आकर के बसी थी। उनको उस दर्द का एहसास है कि जो लोग वहाँ रह गए थे उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा, किस तरीके की परिस्थितियों से वो निकल रहे होंगे। तो उनके एहसास को ध्यान में रखते हुए
या इस देश में और बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक कानून लेके आए, एक एक्ट बनाया हमने, CAA। इशू ये नहीं है कि हमने एक्ट बनाया, हमें पता है और सबको पता है कि इसमें केवल प्रताड़ित लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी, वो भी जो दिसंबर 2014 तक यहाँ पर आ चुके हैं, 31 दिसंबर तक। इशू यहाँ पर ये नहीं है, इशू यहाँ पर ये है कि जो लोग प्रदर्शन में बैठे हैं और जिन लोगों को उनका समर्थन है, जिन राजनीतिक पार्टियों को, मतलब कि कांग्रेस का और जो आम आदमी पार्टी का उनको समर्थन है, अगर उसकी गहराई में जाके देखें तो वो समर्थन किस बात का है? वो केवल इसी बात का है कि आपने उन प्रताड़ित लोगों को तो नागरिकता देने की बात कह दी, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पाकिस्तान में मुसलमान रहता है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान रहता है? इनका ये कहने का मतलब है दोनों राजनीतिक पार्टियों का कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान को भारत की नागरिकता दी जाए। ये बहुत बड़ी अजीब सी एक विडंबना है। आप मानते हैं कि ये सांप्रदायिकता है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनका देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश के नहीं, हमारे देश के नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को वहां मंच पर भेजा। राजीव जी, मैं इस मुद्दे पे इसलिए आया क्योंकि दीपक जी ने आपका ऊपर आरोप लगा दिया था कि आप भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये, लेकिन मेरा आज का मुद्दा शाहीन बाग नहीं था, इस संदर्भ में मैंने आपसे पूछा था। तो आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिक राजनीति है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, इससे सांप्रदायिक राजनीति तो आप कहेंगे। देखिए, आप एक एक पार्टी के सभी नेता मंच पर जाकर के, उस मंच पर जाकर के, जिस मंच के ऊपर, ऐसे मंचों के ऊपर जहां ये बताया जा रहा है देश के टुकड़े कैसे करने हैं, कैसे सेना को रोकना है, कैसे सेना को आगे नहीं बढ़ने देना है, कैसे हमें फ्री कश्मीर मतलब आजाद कश्मीर मतलब हमारे देश से अलग करने की बात हो रही है, इन मंचों के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं, अगर आप विकास की राजनीति करते हो, अरे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कर लीजिए। मैं मुफ्तखोरी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बरगलाया है, दिया नहीं है कुछ भी, बरगलाया। 3 महीने पहले अभी ये प्रथा शुरू करी है बिजली की, और अब कब तक चलने वाली है वो भी सबको पता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में वो आ चुका था कि 3 महीने से ऊपर नहीं चलने वाली। लेकिन वो अलग बात है कि मुंह से कुछ भी कह रहे हैं केजरीवाल साहब, लेकिन हकीकत ये है। आज इशू सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें कैसी दिल्ली देनी है, हम कैसी दिल्ली चाहते हैं। हम क्या ऐसी दिल्ली चाहते हैं जहां शाहीन बाग हो, जहां सड़कें जाम कर दी जाए, और सड़कें जाम करने के बाद हाईकोर्ट कहे कि जो दिल्ली सरकार है उसका दायित्व बनता है कि वहां जाके लोगों को समझाए। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि चाहे दिल्ली की जनता बर्बाद होती चली जाए, हम उनके साथ खड़े, हम सड़क में जाम बनाए रखेंगे। एक दिलचस्प बात है, अगर ये फ्रीबीज जो है जीत की गारंटी होती तो मनीष सिसोदिया को यह कहना की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, यानी कि जीत की गारंटी है, फ्रीबीज भी नहीं है। फिर सवाल है कि इस पर क्यों? जी का बात का जवाब दे रहा हूं कि शाहीन बाग का उन्होंने बोला कि शाहीन बाग के ऊपर, लेकिन शाहीन बाग के ऊपर ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट या योजना है पोलराइज करने का, दिल्ली के चुनाव को पोलराइज करने का। तो मतलब शाहीन बाग इन्होंने क्रिएट किया? मेरा मानना है कि शाहीन बाग के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसका? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। बड़ा षड्यंत्र है। अगर चुनाव में देश की जनता को पता, दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए किसका षड्यंत्र है शाहीन बाग। और पोलराइज शाहीन बाग, हाँ दीपक जी, शाहीन बाग किसका षड्यंत्र है? क्या आपका? नहीं तो दीपक जी आपका। शाहीन बाग, अगर वो कह रहे, रविंद्र जी कह रहे शाहीन बाग षड्यंत्र है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं फ्रीबीज की राजनीति से यहाँ पर इसलिए आया, अपने अधिकार को, मैं फ्रीबीज की राजनीति से इस पर यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुद्दा, अगर फ्रीबीज से चुनाव जीते जा सकते होते तो शाहीन बाग का मुद्दा नहीं बनता। ये नहीं कहते। और आज ही आपको बता दूं, आज सुभाष चोपड़ा जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि मैं शाहीन बाग के साथ, मेरा दिल्ली नहीं, मैं पूरी तरह से शाहीन बाग के साथ हूं। उन्होंने कहा शाहीन बाग में वीरांगनाएं बैठी हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो सवाल ये कि जीत की गारंटी क्या है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, पर षड्यंत्र आपने अगर रविंद्र जी आपने षड्यंत्र का, इसलिए मैं चाहता हूं दिल्ली की जनता को पता चले शाहीन बाग किसका षड्यंत्र है। मैं बताता हूं, आप बताइए, खुलकर बताइए। 1 मिनट रविंद्र जी, आप खुल के कह सकते हैं किसका षड्यंत्र है? आज बड़े बड़े नेता, मैं जानना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, डीडी न्यूज के माध्यम से, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की भलाई के लिए जो कुछ कर रहे हैं और दिल्ली का पैसा, जनता का पैसा दिल्ली को डिलीवर कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की इकाई छोड़ो, दिल्ली की इकाई छोड़ो, आज देश के बड़े बड़े नेता बोल दीजिए ना, हम शाहीन बाग के साथ नहीं हैं। बोल दीजिए। सही बात है, बोलिए बोलिए, हम शाहीन बाग के साथ नहीं हैं। अगर आप प्रधानमंत्री पीछे लग गए हैं। एक मिनट, आतंकवादी क्या जा रहा है, मैं कंडम करता हूं आतंकवादी केजरीवाल जी को, इनके नेताओं द्वारा आतंकवादी क्या जा रहा है। एक शिक्षा देना। रविंद्र जी, अगर मुफ्त की राजनीति या अगर आपने काम किया होता तो मनीष सिसोदिया को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती कि वो शाहीन बाग के साथ हैं? दिल्ली की जनता को शिक्षा देना, दिल्ली की जनता को सुविधाएं देना और दिल्ली की डिलीवर करना। और अगर आतंकवादी है, जीत की गारंटी होती तो आज सुभाष चोपड़ा जी तो बिल्कुल बिछ गए। वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग में वीरांगनाएं बैठी है, मैं तो उनके साथ पूरी तरह से, वो सिर्फ दिल से नहीं हूं, जैसे आप कहें मैं उनके लिए खड़ा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग कहां पर है? ये कहां है? हिंदुस्तान में है? बिल्कुल हिंदुस्तान में, दिल्ली में है। तो जो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी है, पर वहाँ पे हर हिंदुस्तानी तो जा ही नहीं सकता ना। पास संसद वहाँ हर हिंदुस्तानी नहीं जा सकता, बाहर मीडिया कर्मी नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ सपोर्टर जा सकता है, वहाँ कोई रिपोर्टर नहीं जा सकता। आप सपोर्ट कर दीजिए, वो आपके लिए पलक पहाड़े बिछाएंगे, आप अपोज करेंगे, आपको लिंच कर देंगे, किसी को जाने पर लिंच कर देंगे। ये तो कश्मीर में हमने सुना था कि जहाँ पर दीपक जी हमने कश्मीर में देखा था जहाँ पर लोगों को सपोर्टर चाहिए होते थे, रिपोर्टर नहीं चाहिए होते थे। और शाहीन बाग में भी यही है, वहाँ लोगों को सपोर्टर चाहिए, रिपोर्टर नहीं चाहिए। रिपोर्टर को लिंच कर दिया जाएगा। चैनल के रिपोर्टर अरे तो बताइए, जो पिटे भी है ना, पिटे भी है ना, आपने भी लाइव देखा होगा। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ सपोर्टर चाहिए ना, रिपोर्टर नहीं चाहिए वहाँ। लेकिन वहाँ अगर कोई रिपोर्ट करके उनसे ये पूछे कि सीए के बारे में बताइए कि इसमें आपके खिलाफ क्या है, तो आपको लिंच कर देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे आपके खिलाफ क्या है। राम था हे राम, और भाजपा का राम है जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलने से डर क्यों लगता है? आज लोग नारे लगाते हैं, डर लगवाते हैं। आपको जय श्री राम बोलने से डर लगता है? इनके बोलने के तरीके से लोगों को डर लगता है भैया। जय श्री राम बोलने से डर लगता है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जय श्री राम, इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर जय श्री राम, अगर जय श्री राम बोलने से डर लगता है, राम से डर नहीं लगता, लेकिन भाजपा का जो राम है वो डराने का काम करते हैं। भाजपा के राम और बापू के राम अलग है क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ। राम बिल्कुल अलग है, इन्होंने बांट दिया है। कैसे? जैसे लश्करे तोयबा, जैसे मोहम्मद की विचारधारा क्या है? मुसलमानों एक हो जाओ, आप जिहाद करो, आपको जन्नत मिलेगा। भाजपा की विचारधारा क्या है? हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा। तो दोनों डराने का काम करते हैं और राम को डराते हैं। राम खतरे में है, राम का अस्तित्व खतरे में है। भाजपा की चाल है, गोबर करना और गौ माता के नाम पे लोग झूठी कसम खाते हैं, झूठा व्यापार करते हैं, लोगों की तरीका नहीं है। ये ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसी डिबेट नहीं होती। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अच्छा है राम के नाम से डर लग रहा है क्या? अच्छा है कि डर लग रहा है, अच्छा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम। और देखिए ना, बापू को आज कांग्रेस बापू के अरे राम से बापू चले गए, एक मिनट पहले राम की तो बात हो जाए। राम एक ही थे। अरे बाबा, आपने तो कहा था राम है ही नहीं, आपकी सरकार ने तो कहा था राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज आप राम की बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी सरकार ने कहा था राम नहीं है सर। सर कोर्ट आस्था पे नहीं, कोर्ट में आपने कहा था। अरे तो फिर आप कह दीजिए, तो फिर कोर्ट बाप होने का डीएनए मांगता कि आप अरे बेटे हो। अरे तो कोर्ट बाप होने का डीएनए मांगता है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। कोर्ट बाप होने का डीएनए मांगता है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे आप। जय श्री राम कहने के लिए देखिए अशोक जी, अपना वक्त खराब हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ नहीं बता पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे, और क्या कहना चाहते हैं वो दूसरे को बोलने भी नहीं देना चाहते। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी बात है, या तो अपनी बात समझा दे या मुझे बोलने दे। यहाँ पे केवल एक ही बात है, जय श्री राम। क्या डिबेट कर रहे हैं? मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ। देखिए अब दिल्ली के अंदर, चाहे इधर लेके जाएं चाहे उधर लेके जाएं, दिल्ली की जनता ने इस नजारे को देखा है। आप भी पीड़ित हैं, सब लोग पीड़ित हैं, बोल नहीं सकते ये कांग्रेस के हैं, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे ये भी पीड़ित हों उस शाहीन बाग से, लेकिन ये बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी की नीति है कि हम शाहीन बाग के समर्थन में बैठे हैं। और ये पूरी दिल्ली पीड़ित हो रखी है। केजरीवाल और कांग्रेस कांग्रेस की पार्टी ने ये बात ठान ली है कि हम दिल्ली बर्बाद करके छोड़ेंगे। मुस्लिम इस्लामिक आधार पे, इस्लामिक आधार पे केवल मुसलमानों का वोट चाहते हैं,
हम केवल मुसलमानों को वोट चाहते हैं, वो भी उन्हें बरकरार के चलिए, कि आप पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़िए। समय नहीं है, लेकिन मैं अंत में सिर्फ एक बात कह दूं कि जो हमने फ्रीबीज से डिबेट शुरू की थी वो आखिर राम पर आ गई, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? इनके पास है। वो गाय माता पर आ गई, वो डिबेट शाहीन बाग पे आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि ये फ्रीबीज भी है, वो जीत की गारंटी नहीं है, तो तय है। अगर जीत की गारंटी होती तो डिबेट जो है इसी पर होती और लोग कहते कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीबीज देंगे क्योंकि ये लोगों का भला कर रही है। सवाल यह है कि फ्रीबीज कितनी सही है, इसका फैसला जो है जनता करेगी, दिल्ली की जनता करेगी। जाहिर सी बात है, अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं है, अच्छी पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसका फैसला दिल्ली की जनता को करने दीजिए। लेकिन हां, अगर ये जीत की गारंटी होती तो फिर डिबेट आज शाहीन बाग, राष्ट्रवाद, राम और गौ माता तक नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। रोज रात 9 बजे आप दो टूक देख सकते हैं, पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।